Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we will see lesson number 24 of compiler construction. But before starting today's lecture, as per our routine, let's have some review of previous lectures. So this is our main structure of our LR parser के जो LR parser जिसको हम इस सेशन में स्टडी कर रहे हैं उसका ये मेन स्ट्रक्चर है जिसमें टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज इनपुट के जो इनपुट स्ट्रीम है हमारी, उसका जो फर्स्ट इनपुट अल्फाबेट है जिसको आईपी पॉइंट कर रहा था. हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, लास्ट लेसन में भी इसको पढ़ा था कि आईपी इसको बेसिकली पॉइंट कर रहा था. और डॉलर साइन इसका एंडिंग मार्कर है. एंडिंग मार्कर हम कोई भी यूज कर सकते हैं, बट कन्वेंशनली जो हम एक यूज करते आ रहे हैं इसके अंदर स्टैक के अंदर भी जो एंडिंग मार्कर के तौर पर दैट इज डॉलर साइन. इसके बाद हमारे पास है आउटपुट. आउटपुट क्या चीज है? बेसिकली इस तमाम प्रोसीजर के बाद जो भी रिजल्ट परफॉर्म होता है दैट इज नोन एज आउटपुट. देन वी हैव अ स्टैक. स्टैक में हमारे इनपुट ग्रामर सिंबल्स जो हैं, जो भी गिवन इनपुट अल्फाबेट्स हैं, जो भी ग्रामर सिंबल्स हैं जिसके ऊपर ये सारी लैंग्वेज बेस कर रही है, कोई भी लैंग्वेज जिसके लिए हमने ये पार्सर लिखा है, जिसके लिए पार्सर प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो सारे के सारे सिंबल्स इन स्टैक पे होते हैं. देन देयर इज एन एलआर पार्सिंग प्रोग्राम जो कोर है इस चीज की, जो मेन जिसने ये सारे कंप्यूटेशंस करनी है और जिसने ये सारे ऑर्डर्स देने हैं और रिसीव करने हैं और ये सारे कंपैरिजंस और अदर रेलेवेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म करने हैं, वो ये एलआर पार्सिंग प्रोग्राम कह रहा था. और एलआर पार्सिंग प्रोग्राम के अंदर जो इसको एड कर रहे होते हैं, जिसको हेल्प कर रहे होते हैं, दैट आर टू मेन फंक्शंस, दैट इज एक्शन एंड गो टू, जो कि एक पार्सिंग टेबल के अंदर होते हैं. तो बेसिकली तीन ये चीजें, एक मेन प्रोग्राम और फाइनल हमारे पास पांचवी ये आउटपुट. तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे स्ट्रक्चर के. तो स्ट्रक्चर ऑफ द एलआर पार्सिंग टेबल. अब हम अगर फोकस करें सिर्फ इस पार्सिंग टेबल पे, क्योंकि जितनी भी पार्सर्स हैं हमारे एलआर रिलेटेड उसके अंदर ऑलमोस्ट प्रोग्राम सेम है. जो एलआर प्रोग्राम सेम है, इनपुट सेम है और स्टैक सेम है, एंड ऑब्वियसली आउटपुट सेशन जो भी आउटपुट होगी वो सेम होगी. इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इस पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करने का मेथड है जो वेरी करता है फ्रॉम एलआर पार्सर टू एन अदर एलआर पार्सर. सो स्ट्रक्चर ऑफ द एलआर पार्सिंग टेबल बेसिकली इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स. एक पार्सिंग एक्शन फंक्शन है नोन एज एक्शन एंड अ गो टू फंक्शन आल्सो नोन एज गो टू. सिमिलर इसके नाम से ही जाहिर है. अगर कोई स्टेट आई हो और टर्मिनल ए हो इनपुट के ऊपर, या ए टर्मिनल हो सकता है या स्पेसिफिकली हम एंड मार्कर को कर सकते हैं अगर स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी हो रही है. तो एक्शन जो है वो इन चारों में से कोई एक फंक्शन परफॉर्म करेगा. फर्स्ट इज शिफ्ट ऑफ जे, कि द टर्मिनल ए इज शिफ्टेड ऑन टू द स्टैक एंड द पार्सर एंटर स्टेट जे. देन रिड्यूस ए टू अल्फा, कि अगर हमारे पास जो अल्फा है वो टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर अपीयर हो रही है तो हम उसको रिड्यूस कर देंगे उसके हेड के साथ. मीन्स कि अगर राइट सेंटिनल फॉर्म के थ्रू जो सबसे ऊपर है, जिसको हमने वायबल प्रीफिक्सेस भी हमने स्टडी किए थे, उसको भी हम थोड़ा सा रिव्यू में देखेंगे. अगर वो फॉर्म बन रही है राइट सेंटिनल फॉर्म ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, तो हम उसको रिड्यूस कर देंगे उसके हेड के साथ, और उस टाइप की प्रोडक्शन हमारे पास मौजूद है. देन थर्ड वन इज एक्सेप्ट, कि अगर हमने सब काम कर लिए और हमारी इनपुट सिंबल और स्टैक सिंबल मैच कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारी इनपुट सक्सेसफुल हो गई है. डॉलर साइन जब हमारे बेसिकली मैच करेंगे, इनपुट पर डॉलर साइन होगा, स्टैक पे भी डॉलर साइन, यानी कि टॉप ऑफ स्टैक और इनपुट सिंबल जब आपस में इक्वल हो जाएं और आपस में एक दूसरे के साथ मैच कर दें और वो डॉलर साइन हो, तो फिर हम कहेंगे कि हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो मैच कर गई है. अगर इनमें से कोई प्रोसीजर भी ना हो तो देन वी कैन से देयर इज सम एरर इन दिस इनपुट स्ट्रिंग.
The prefixes of right sentinel forms that can appear on the stack of a shift reduced parser are called viable prefixes. तो उन तमाम prefixes को हम viable prefixes कहेंगे जो कि right sentinel form बना रही होंगी हमारी stack के ऊपर. So basically a viable prefix is a prefix of a right sentinel form that does not continue past the right end of the rightmost handle of that sentinel form. By this definition, it is always possible to add terminal symbols to the end of a viable prefix to obtain a right sentinel form. तो बेसिक इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि जो टॉप ऑफ स्टैक के ऊपर जो भी एक इनपुट सिंबल होगा उसको जब हम चेक करेंगे तो उसके नीचे यानी कि उसके जो नेक्स्ट स्टैक सिंबल्स हैं वो सारे मिलके एक राइट सेंटिनल फॉर्म बना रहे होंगे जिसको हम किसी भी प्रोडक्शन से रिड्यूस कर सकते हैं जो गिवन ग्रामर में हमें अवेलेबल होगी. SLR parsing is based on the fact that LR0 automata recognize viable prefixes. तो SLR parsing जो है SLR parsing टेबल जो है वो इसी फैक्ट के ऊपर बेस कर रहा होता है कि LR0 ऑटोमेटा जो है ऑटोमेटेड मशीन जो भी है जो LR0 ऑटोमेटेड मशीन है वो रिकॉग्नाइज करती है यानी कि पहचान लेती है उन वायबल प्रीफिक्सेस को. So by extending the previous LR parsing techniques जो हमने लास्ट सेशन में स्टडी की थी to use one of symbol of look ahead on the input, तो अब हम LR से थोड़ा आगे निकलते हैं जो कि सिंपल LR था जिसमें जीरो लुक अहेड सिंबल था, कोई इनपुट सिंबल नहीं था. So the two different methods are the canonical LR or just LR method which makes full use of look ahead symbols. The method use a large set of items called LR1 items. तो LR1 आइटम्स वो होंगे जिसमें प्रोडक्शंस तो वैसी की वैसी हैं जैसे पहले हमने स्टडी की हैं, लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ एम्बेड कर दी जाती है जो कि हम आगे चल के देखते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करती है और किस तरह एम्बेड की जाती है उस प्रोडक्शन के अंदर. लेकिन लुक अहेड सिंबल वहां पे 1 हो जाता है कि हम बेसिकली एक इनपुट को पहले कंसिडर कर रहे होते हैं. Then the look ahead LR or LALR method which is based on the LR0 set of items and has many fewer shares than typical parser based on the LR1 items. पहली तो हम सिंपल LR1 को स्टडी करेंगे कि जी फर्स्ट LR1 है. उसके बाद जो सेकंड मेथड है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि LR0 की स्टेट्स को कुछ इस तरह रिड्यूस करेंगे कि हमारी LR1 की फंक्शनैलिटी भी उसमें एम्बेड हो जाए और स्टेट्स भी रिड्यूस हो जाए. SLR use the LR0 items, that is the items used were productions with an embedded dot. तो यहां तक तो हमारी डेफिनेशन सेम रहेगी कि प्रोडक्शंस विद एन एम्बेडेड डॉट कि जो भी डॉट के साथ हम एक प्रोडक्शन वहां पे यूज करते हैं जिसको हमने ऑगमेंटेड ग्रामर कहा था. उसके बाद हमने उसमें डॉट्स का एडिशन की थी. लेकिन जो उसमें कमी है जिसको LR1 पूरी करेगा दैट इज बट कंटेन्ड नो अदर इंफॉर्मेशन जिसको हम बेसिकली लुक अहेड इंफॉर्मेशन कह रहे हैं कि वो उसके अंदर मौजूद नहीं होती. सो द LR1 आइटम्स कंटेन द सेम प्रोडक्शंस, तो प्रोडक्शंस इसमें भी सेम होंगी विद एम्बेडेड डॉट्स बट ऐड अ सेकंड कंपोनेंट. तो इसके अंदर हम एक सेकंड कंपोनेंट ऐड करते हैं जो कि क्या है विच इज अ टर्मिनल और अ डॉलर साइन कि जो कि या कोई टर्मिनल हो सकता है या डॉलर साइन हो सकता है. This additional component becomes important only when the dot is at the extreme right end. कि जब डॉट जो है उस प्रोडक्शन के बिल्कुल एंड पे हो, मींस कि अगर ये हमारी प्रोडक्शन है a इज इक्वल टू अल्फा और डॉट यहाँ पे हो और उसके बाद कोई चीज ना हो तो वहां पे हम इस जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है फॉर एग्जांपल डॉलर साइन और एनी टर्मिनल उसको हम यूज कर सकते हैं. तो वो इस किस्म की हमारी प्रोडक्शन बनेगी. डॉट जो राइट एंड पे है वो क्या हमें शो कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग दैट अ रिडक्शन कैन बी मेड इफ द इनपुट सिंबल इज इन द अप्रोप्रिएट फॉलो सेट. कि अगर वो जो इनपुट सिंबल है किसी अप्रोप्रिएट फॉलो सेट में है ए के तो हम वहां पे एक रिडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. यानी कि हमें यहीं से देख के क्लियर हो जाएगा इसी को मैच करके लुक अहेड सिंबल से कि हम यहाँ पर रिडक्शन परफॉर्म करेंगे या नहीं. So the method we saw for constructing LR items is इस मेथड में हमने सबसे पहले एक ऑगमेंटेड ग्रामर बनाई और ऑगमेंटेड ग्रामर जो हमें बेसिकली इनपुट है
और उस ऑगमेंटेड ग्रामर की मदद से हमने इसके कैनोनिकल सेट्स बना लिए। मेथड वही सेम है जो हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था। स्टेट आई ऑफ द पार्सर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम आई द पार्सिंग एक्शन। अब इसमें 3 डिफरेंट एक्शंस हैं जो परफॉर्म होते हैं। लास्ट वन तो एक्सेप्ट का है और उसमें कंडीशन है कि जो हमारा लुका हेड सिंबल हो वो डॉलर हो, और फर्स्ट वो प्रोडक्शन हो जब हम खुद से ऐड करते हैं ग्रामर के अंदर उसको ऑगमेंटेड बनाने के लिए। बाकी रह गई फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि अगर हमारी प्रोडक्शन इस टाइप की हो एंड गो टू से आई जे स्टेट पे हम मूव कर रहे हो फॉर एनी इनपुट सिंबल ए और लुका हेड पे हमारे पास कोई इनपुट सिंबल हो वी, देन हम सेट एक्शन क्या करेंगे, शिफ्ट टू जे उस पर्टिकुलर पार्सिंग टेबल के अंदर। देन अगर प्रोडक्शन के एंड पे हो, जिस तरह हमने लास्ट में डिसाइड चेक किया कि अगर प्रोडक्शन के एंड पे हो तो तब हम क्या करेंगे, और ये स्टार्ट सेट ना हो यानी कि एक्सेप्ट ना हो रही हो, देन एक्शन क्या होगा, रिड्यूस, कि हम उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन से रिड्यूस कर देंगे। सिमिलरली अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझना चाहें तो सपोज ये हमारी ग्रामर थी, तो इसके अंदर अगर हम देखें कि आई हम लेट्स सपोज हम आई 0 से स्टार्ट करते हैं, तो आई 0 का केस अगर हम लें तो आई 0 के केस के अंदर आई नॉट, जिसको हम कह सकते हैं आई नॉट के केस के अंदर हमारे पास 4 प्रोडक्शंस हैं। तो इस प्रोडक्शन के अंदर हमने ऐसी, इन 4 प्रोडक्शंस के अंदर हमने ऐसा आइटम ढूंढना है जो ये कंडीशन पहले, जिसमें पहली कंडीशन ये पाई जा रही है और जिसका गो टू हमारे पास हो उस कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स के अंदर। तो हम देखते हैं कि पहली कंडीशन ऐसी कौन सी है जिसके डॉट के बाद कोई टर्मिनल सिंबल आ रहा हो। तो इसमें हमारे पास ये तीसरी ऐसी प्रोडक्शन है जिसके डॉट के बाद कोई टर्मिनल सिंबल आ रहा है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे सी तो ये हमारी बेसिकली एक कंडीशन पूरी कर रही है जो कि एग्जैक्टली इसमें ए क्या है, दिस इज ए, अल्फा हमारे पास इसमें नल है, अल्फा नल है, डॉट एज इट इज, ये हमारे पास ए है, और ये बाकी जितना कुछ बच गया वो हमारे पास एज यूजुअल बीटा है, और इसमें हमारे पास जो बी है वो 2 इनपुट सिंबल हैं, दैट इज सी एंड डी। ये हमारी एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो रही है इस केस के अंदर। दूसरा हमने चेक करना है कि किसी इनपुट सिंबल ए के लिए ये आई जे पे जा रहा हो, तो हम देखते हैं कि इस इनपुट सिंबल ए के लिए जो कि एग्जैक्टली हमारा सी है, जिसको हमने यहाँ पे ए डिक्लेयर किया है, कि सी के लिए ये किस पे जा रहा है, I3 पे, मींस के जो गो टू की स्टेटमेंट है, गो टू आई नॉट, इसमें चूंकि हमारे एग्जांपल में सी है तो ये जा रहा है I3 के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि सेट एक्शन कर देंगे आई ए पे, आई हमारे पास 0 है, ए हमारे पास सी है, इसका हम सेट एक्शन कर देंगे टेबल के अंदर, जो एंट्री कर देंगे दैट इज एस, शिफ्ट से एस को हम ड्राइव कर रहे हैं शिफ्ट 3। अब हम देखते हैं कि जो हमारा टेबल है उसके अंदर ये एंट्री हमने कहाँ करनी है, तो दिस इज आवर टेबल, इसके अंदर 0 से सी पे हम जो एंट्री कर देंगे दैट इज S3। सिमिलरली हम डी के लिए भी इनपुट सिंबल के लिए अप्लाई करेंगे और इसको हम कर देंगे S4। हम देखेंगे कि डी से इसमें कंफर्म हम इस तरह कर सकते हैं कि डी से इसमें जो जा रही है वो I4 के लिए जा रही है, और डी की जो है स्टेटमेंट उसमें ये डी भी इसमें बिलोंग करता है, और इसमें भी डी जो है वो एंड हो रहा है। देन हम रिड्यूस की एक एग्जांपल देखते हैं। रिड्यूस चूंकि स्टेट 4 पर हो रहा है तो हम स्टेट 4 को कंसिडर करते हैं इसकी एग्जीक्यूशन के लिए एल्गोरिदम की, जिसमें हमें पता है कि ये कंडीशन ट्रू होगी। I4 को हम कंसिडर करते हैं। I4 के अंदर हमारे पास ऐसी प्रोडक्शन है सी से
डी डॉट, इसके अंदर हमारे पास ऐसी प्रोडक्शन है जिसके अल्फा के एंड पे जो है डॉट यूज हो रहा हो। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर ऐसी प्रोडक्शन हमारे पास हो और ये स्टार्ट भी नहीं है, देन सेट एक्शन आई टू ए। तो एक्शन हम क्या परफॉर्म करेंगे, एक्शन के अंदर आई हमारे पास 4 है, ए हमारे पास डी है, हम क्या करेंगे आई टू ए को रिड्यूस कर देंगे ए से अल्फा के लिए। तो इसको हम कर देंगे रिड्यूस के लिए ए से अल्फा हमारे पास इसमें 3 है, तो हम R3 से इसको रिड्यूस कर देंगे। अब हम टेबल में एंट्री देखते हैं, तो एग्जैक्टली 4 से एंट्री हमने 4D के लिए करनी है, 4 से DA के लिए हम R3 यहाँ पे यूज कर लेंगे। 3 बेसिकली इस प्रोडक्शन का नंबर है जो कि ए से अल्फा की टाइप की है, तो हम इसको R3 से रिड्यूस कर देंगे। अगर हम I1 को कंसिडर करें तो हमारी तीसरी कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। I1 के केस में, ये I4 का हमने केस कंसिडर किया था, I1 के अंदर हमारे पास S डैश से डॉट S की एक प्रोडक्शन है और इनपुट लुकअहेड पे हमारे पास डॉलर है। इसके अंदर चूंकि S डैश से S यूज हो रहा है, हमारी कंडीशन ये कहती है कि अगर ये सेम हो और S डैश हो इसके अंदर, तो सेट एक्शन कर दें I से डॉलर टू एक्सेप्ट। तो I डॉलर हमारे पास में बनेगा, I1 है तो 1 से डॉलर में एक्शन जो है वो एक्सेप्ट हम इम्बेड कर देंगे। तो 1 से डॉलर के अंदर जो एक्शन है वो हमने एक्सेप्ट का एम्बेड कर दिया इसके अंदर। तो ये बेसिकली इसकी प्रोडक्शन, इसकी जो ट्राई रन था एल्गोरिथम का, उसको हमने थोड़ा सा बीच में से डिफरेंट चंक्स उसके हमने एग्जीक्यूट करके देखे। सिमिलर मेथड में इसको हम जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसकी एग्जीक्यूशन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी। सो वी विल कंटिन्यू आवर लेसन विद टुडेज मेन्यू विच इज कंस्ट्रक्टिंग LALR पार्सिंग टेबल। लास्ट लेक्चर में हमने जो पार्सिंग टेबल क्रिएट किया था दैट इज LR1 पार्सिंग टेबल। अब हम देखेंगे LALR पार्सिंग टेबल को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। देन वी विल सी एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन ऑफ LALR पार्सिंग टेबल। मींस के सबसे पहले हम सिंपल LALR पार्सिंग टेबल को बनाने का मैकेनिज्म देखेंगे, क्या डिफरेंस है इसके अंदर। देन हम जो हमारा LALR पार्सिंग टेबल है उसको मजीद एफिशिएंट बनाने के कुछ स्टेप्स देखेंगे कि वो किस तरह एफिशिएंट बनाया जा सकता है। एंड देन कंपैक्शन ऑफ LR पार्सिंग टेबल। उसके बाद जो हमारे LR पार्सिंग टेबल हैं उनकी कंपैक्शन हम किस तरह कर सकते हैं, मींस कि इनको मजीद जो स्पेस वाइज है वो किस तरह उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। सो LALR आवर लास्ट पार्सर कंस्ट्रक्शन मेथड। तो इस सेशन के अंदर ये LALR जो है ये हमारा लास्ट पार्सिंग मेथड है जिसकी मदद से हमको टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड इन प्रैक्टिस बिकॉज द टेबल्स ऑब्टेन्ड बाय इट आर कंसिडरेबली स्मॉलर देन द कैनोनिकल LR टेबल्स। तो इसका एक ये एडवांटेज है कि इसके जो टेबल होते हैं वो काफी लेस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं इन कंपैरिजन विद कैनोनिकल LR टेबल्स। तो इस वजह से ये ज्यादा यूज किया जाता है। The same is almost true for SLR grammars as well, but there are a few constructs that cannot be conveniently handled by SLR techniques. तो इसके अंदर सिमिलर जो हमारा एडवांटेज है वो SLR के लिए भी हम उसको इस कैटेगरी में भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि SLR के साथ हम तमाम ग्रामर्स को जो है वो हैंडल नहीं कर सकते। उसमें कुछ पार्ट ऐसा है, कुछ पोर्शन ऐसा है जो इसके साथ आसानी से हैंडल नहीं होता। ये भी एक रीजन है कि हम LALR पार्सिंग टेबल को ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसके साथ हम ऑलमोस्ट ऑल जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं। फॉर अ कंपैरिजन ऑफ पार्सर साइज, द SLR एंड LAR टेबल्स फॉर अ ग्रामर ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ स्टेट्स। दिस नंबर इज टिपिकली सेवरल हंड्रेड स्टेट्स फॉर अ लैंग्वेज लाइक C। कि अगर हम C के लिए पार्सिंग टेबल बनाने जा रहे हैं तो इन दोनों टेबल्स की, इन दोनों एग्जाम के लिए जो SLR बेस्ड हो या LALR टेबल्स हों, उनके अंदर फॉर एग्जांपल C लैंग्वेज के लिए सेवरल हंड्रेड हमारे पास स्टेट्स होती हैं।
और ये भी पुरानी बात है, मीन्स के जो आजकल के वर्जन है उसके अंदर आप 700 की देखा थाउजेंड्स में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जो कि करंट वर्जन चल रहा है सी का, C++ का। The canonical LR table would typically have several thousand states for the same size language। तो ये एक डिफरेंस है इसके अंदर कि SLR और LALR का जो टेबल है उसके अंदर 100 स्टेट्स, और जो सिमिलर LR टेबल है इनके लिए उसके अंदर 1000 स्टेट, सेम नंबर ऑफ सेम लैंग्वेज के लिए। For LALR we merge various LR1 items। तो LA, अब हम दोबारा आते हैं अपने इस कंस्ट्रक्शन मेथड की तरफ। इस कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या कहते हैं, वेरियस LR आइटम्स को मर्ज कर देते हैं, obtaining nearly the LR0 item sets we used in SLR। तो बेसिकली हम LR के अंदर क्या कहते हैं, जो हमारा मैकेनिज्म होगा वो ये करेगा कि LR1 के जो आइटम सेट्स हैं उनको मर्ज कर देंगे। अब मर्ज क्यों कर देंगे उसकी हम देखते हैं कि किस रीजन के तहत हम इसको मर्ज करेंगे और किन किन पे वो रीजन अप्लाई होगी, वो किन किन पे वो जो है लॉजिक अप्लाई होगी और वो मर्जिंग स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। LR1 items have two components। The first called the core is a production with a dot, second a terminal। अगर हम इसको देखना चाहें तो LR के अंदर जो दो पार्ट हैं वो ये हैं, मीन्स अगर मैं I5 की बात करूं तो जो कोर है वो ये पार्ट है विद अ डॉट, और जो टर्मिनल है वो $साइन है। तो ये उसकी एक एग्जांपल है LR1 आइटम की। For LALR we merge all the item sets that have the same core। so इस रीजन को सामने रख के, इस जस्टिफिकेशन को, इस एक जो हमने एक तय कर दी कंडीशन, इस कंडीशन के मुताबिक हम तमाम LR1 आइटम्स को जो है उसकी ग्रुपिंग कर देंगे, उनको मर्ज कर देंगे जो जो इस रीजन को, इस कंडीशन को फुलफिल करते हो। कंडीशन क्या है कि जिनकी कोर सेम हो। अब कोर समझने के लिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली द कोर, लेट्स सपोज इस I0 आइटम सेट्स के अंदर ये चीज कोर है, और ये कोमे के बाद वाली जो चीज है दैट इज एन सिंबल्स। फॉर एग्जांपल I3 के अंदर ये चीज कोर है, यानी कि जो प्रोडक्शंस हैं वे डॉट दैट इज अ कोर, एंड द इनपुट सिंबल्स जो कि लुका हेड के हैं दैट आर टर्मिनल्स। So for LALR we merge all the items that have the same cores by combining the second components। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम कोर्स को एक जगह लिखेंगे, मीन्स रिपीट नहीं करेंगे, और जो इनके इनपुट सिंबल्स हैं, जो नेक्स्ट इनपुट सिंबल्स हैं, जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं कोमे के बाद, उनको हम साथ मर्ज कर देंगे और उनको साथ उसमें एक ही सेट में लिख देंगे। Thus permitting reductions when any of these terminals is the next input symbol। So we obtain the same number of states item set as in SLR since only the core distinguish item sets। तो इस सिनेरियो के बाद, इस टास्क को परफॉर्म करने के बाद बेसिकली जो हमारी नंबर ऑफ आइटम सेट्स होंगी LALR कंस्ट्रक्शन कैनोनिकल सेट्स के लिए, LALR आइटम सेट्स के लिए वो सेम हो जाएंगी जो SLR के लिए थी, क्योंकि SLR से जो इंक्रीज की थी वो हमने इनपुट सिंबल्स की वजह से ही की थी, लेकिन अब हम उनको दोबारा मर्ज कर रहे हैं और इनपुट सिंबल्स को एक ही लाइन में लिख रहे हैं, तो वो उससे डिक्रीज होकर वापस SLR की क्वांटिटी पे चले जाएंगी। Unlike SLR we limit reductions to occurring only for certain specified input symbols। तो ये एक डिफरेंट स्टिल इसमें रहेगा, अदरवाइज इसको हम SLR कहते ही ना, LALR कहते ही ना, ये एक ही SLR टेक्नोलॉजी पे हम बेस कर रहे होते। LR1 gives finer control। It is possible for the LALR merger to have reduced conflicts। ये इसमें एक प्रॉब्लम है, when the LR items on which it is based is conflict free। मीन्स के जब हम उनको रिड्यूस करेंगे, जब उन आइटम सेट्स को हम मर्ज करेंगे और उनका जो नेक्स्ट सेकंड कंपोनेंट होगा उनको हम एक ही उसमें लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो तब हमारे पास एक कन्फ्लिक्ट जो है वो अक्कर हो सकता है, जो कि रिड्यूस कन्फ्लिक्ट है इस सिनेरियो में LALR के अंदर। These conflicts are possible but they are rare and the size reduction from LR to LALR, LR1 to LALR is quite large। तो ये कन्फ्लिक्ट अक्कर हो सकता है,
मीन्स के हम इसको इस बेस पे प्रॉब्लम में जा सकते हैं कि अब हमने इस इनपुट सिंबल के लिए रिड्यूस करना है या इस इनपुट सिंबल के लिए रिड्यूस करना है। तो ये एक रिड्यूस है, कन्फ्लिक्ट जो है वो अकर जो है वो हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारे पास जो इसको मर्ज करने का बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से हम इस जो कन्फ्लिक्ट है इसको रिजॉल्व करेंगे विद वन ऑफ स्ट्रेटजीज जिसको हम आज स्टडी करेंगे। लेकिन बहरहाल इस मर्जिंग के अंदर ये एक रिड्यूस का जो कन्फ्लिक्ट है वो अकर हो सकता है। LALR is the current method of choice for bottom of shift reduce parsing। तो इस कन्फ्लिक्ट के बावजूद LALR जो है वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन मेथड है और प्रैक्टिकली इन यूज भी यही है मोस्ट ऑफ द केसेस। To understand it better, let us consider our previous grammar and the set of LR1 items। तो इस चीज को, इस फिनोमिना को, रिडक्शन फिनोमिना को, मर्जिंग फिनोमिना को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसी जो कैनोनिकल ग्रामर है जो LR1 आइटम से बेस कर रही है उसी को हम दोबारा कंसिडर करते हैं और इसी के स्टेट्स को हम रिड्यूस करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इसमें और जो नई हम क्रिएट करने जा रहे हैं पार्सिंग टेबल उसमें क्या डिफरेंस और क्या फायदा है। तो उसके अंदर हमने 4 प्रोडक्शंस देखी थी जिसमें एक हमने खुद से मर्ज की थी उसको ऑगमेंटेड ग्रामर बनाने के लिए, और 3 उसकी प्रोडक्शंस थी जेन्युइन, और ये उसका कैनोनिकल सेट था उसके आइटम सेट से सारे, जिसके अंदर टोटल 9 स्टेट्स हैं, टोटल 10 है फ्रॉम I0 टू I9। अब इसके अंदर हमने ऐसे आइटम सेट्स को पकड़ना है, उसको चेक करना है जिनकी जो फर्स्ट पार्ट है, जो प्रोडक्शंस हैं वो सेम हो, जिसको हमने एक नाम दिया कोर, जिसकी कोर सेम हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट करें I0 से, तो I0 के अंदर 4 प्रोडक्शंस हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं और किसी के अंदर 4 प्रोडक्शंस नहीं है, तो इट मीन्स के I0 की कोर किसी से मैच नहीं हो रही। देन I1 को, तो I1 की जो कोर है उसको हम चेक करते हैं किसी और के अंदर मौजूद नहीं है इंडिविजुअली, तो I1 की भी कोर मैच नहीं हो रही। देन I2 को हम चेक करते हैं, I2 के अंदर 3 कोर्स हैं 1, 2 एंड 3, और ये 3 कोर्स मैच हो रही हैं I3 के साथ, ये भी I3 के साथ मैच जो है वो इस सिनेरियो में हो रही है, बल्कि इनफैक्ट ये मैच नहीं हो रही, तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे। अब हम देखते हैं I4 को, तो I4 के अंदर एक ही कोर है जो कि मैच हो रही है बेसिकली I7 की कोर के साथ। इनकी कोर जो है वो सेम है C से D, और इनके जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। पहले का है और दूसरे का है डॉलर। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा करके एक कोर के अंदर शामिल कर देंगे और लेट्स सपोज इसका इस किस्म का बॉक्स बनेगा C से D डॉट, और जो इनकी कोर है उनको लिख देंगे C D और डॉलर साइन, उसको हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। इसको अगर हम दोबारा देख लें तो हमें ये बॉक्स थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। C से D और जिसकी सेकंड कंपोनेंट है दैट इज C D एंड डॉलर साइन, तो ये इस किस्म का बॉक्स बन जाएगा और इस स्टेट का हम नाम रखेंगे I4 और 7, क्योंकि ये 4 और 7 को मर्ज करके हमने बनाई है। सो टेक अ पेयर ऑफ सिमिलर लुकिंग स्टेट्स सच एज I4 एंड I7 के I4 और I7 सिमिलर लुकिंग स्टेट्स हैं। ईच ऑफ दीज स्टेट्स हैज ओनली कंपोनेंट्स आइटम विद फर्स्ट कंपोनेंट दिस, तो ये आइटम हमारा इसमें कॉमन था जिसको हमने पहले ही डायग्नोज कर लिया, और लुका हेड्स इनके I4 के C और D हैं और I7 के डॉलर हैं, इनको हमने कंबाइन करके इस तरह लिख दिया, इट इज डॉलर साइन। So now we can replace I4 and I7 by I47, the union of I4 and I7 consisting of the set of 3 items represented by, इसकी ये फॉर्म बन जाएगी जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस प्रोडक्शन की, और सेकंड कंपोनेंट इसका हम इस तरह लिख देंगे। अब इसके अंदर से ये 2 स्टेट्स जो हैं I7
और I4 ये मर्ज होके एक स्टेट बन गई। इसको हम ग्राफिकली बाद में देखेंगे कैसे ड्रॉ करना है। और the go to's on D to I4 और I7 from I0 now enter I47 कि अब D से इसकी जो इनपुट D जा रही है I6 से D के जरिए इस पे जा रहे हैं I2 I6 और इसके अंदर D से हम जा रहे हैं I3 से और I0 से। तो अगर हम देखें I0 I2 I3 एंड I6 अब चले जाएंगे I47 के अंदर, मतलब वो सारी की सारी इनपुट्स जो इन दो डिफरेंट आइटम सेट्स पे आ रही थी अब उन दोनों इनपुट्स को हम एक आइटम सेट पे ले आएंगे जिसको हमने I47 का नाम दिया। The action of state 47 is to reduce on any input। तो इसके अंदर जो एक्शन होगा जो रिड्यूस होगा वो इनमें से कोई भी इनपुट आएगी जब तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे। So now we look for sets of LR items having the same core। इसी सिनेरियो में इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसी डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हम अब अपने इस कैनोनिकल सेट के जो आइटम सेट्स हैं इसके अंदर से तमाम उन कॉम्बिनेशंस को चेक करते हैं जिनकी कोर सेम्स हैं और उनको हम मर्ज कर देंगे। सबसे पहले तो हमने इस I4 एंड I7 को तो मर्ज कर लिया। अब सेकंड हम देखते हैं I3 एंड I6 कि एग्जैक्टली I3 और I6 की कोर जो है वो सेम है, क्लियर नजर आ रही है, जिसको अगर मैं थोड़ा सा बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे मेंशन की हुई है कि ये इसकी कोर है जो सेम है और इन दोनों के जो इनपुट सिंबल्स हैं वो हैं C D एंड डॉलर साइन। डॉलर साइन बेसिकली I6 से बिलोंग कर रहा है और CD जो है वो I3 से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनको अब हम मर्ज करके एक स्टेट में डाल देंगे। सिमिलरली I8 एंड I9 को हम देखें तो वो भी हमारे पास I9 की स्टेट और I8 की स्टेट सेम है और इनके भी जो नेक्स्ट इनपुट सिंबल्स हैं वो क्लियर है। So the core of go to IX depends only on the core of I। The go to's of merge states can themselves be merged। तो जिस तरह हमने इसमें डिस्कस किया कि हम go to's को मर्ज कर देंगे जो आ रही हैं, तो सिमिलरली इस केस में भी हम इनको कर देंगे। Thus there is no problem revising the go to function as we merge sets of items। क्योंकि जो go to function है वो इनपुट सिंबल पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो उस कोर स्टेट पे और जो इनपुट अल्फाबेट्स हैं उनमें से किसी एक पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इस वजह से हमें गो टू को दोबारा कैलकुलेट करने में कोई और कोई ऐसी नई चीज डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, द एक्शन फंक्शंस आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द नॉन एरर एक्शंस ऑफ ऑल आइटम्स सेट ऑफ आइटम्स इन द मर्जर। तो एक्शन के अंदर हमें ऐसी चीजें जो है मर्ज करनी पड़ेंगी, मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक्शन अपने जो फंक्शन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि जो हमारी एरर जो हमने लास्ट देखा था स्लाइड में कि एरर कन्फ्लिक्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट आ सकता है उसको हम हैंडल कर सके। गो टू को फंक्शन को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका अगर हम प्रॉपर एल्गोरिथम देखें फॉर्मल, तो इसमें इनपुट हमारे पास सेम ऑगमेंटेड ग्रामर जी है, आउटपुट क्या है दी एल पार्सिंग टेबल फंक्शंस एक्शन एंड गो टू फॉर जी। सो दिस इज द फॉर्मल मेथड। इसके अंदर जो पहला स्टेप है वो सेम है कि कंस्ट्रक्ट C इज इक्वल टू I0 टू IN द कलेक्शन ऑफ सेट्स ऑफ LR1 आइटम्स कि LR1 जितने आइटम्स हैं उनकी हम कैनोनिकल आइटम सारे कंस्ट्रक्ट कर लें। सेकेंड स्टेप इज फॉर ईच कोर प्रेजेंट अमंग द सेट ऑफ LR आइटम्स फाइंड ऑल सेट्स हैविंग दैट कोर एंड रिप्लेस दीज सेट्स बाय देयर यूनियंस। मींस कि जो चीजें हमने पहले डिस्कस की इसके अंदर हमने ये देखा था कि अभी लास्ट स्लाइड में कि हमने सिमिलर सेट्स को जो है कोर वाले सेट्स को मर्ज करके उनको यूनियन करके एक नया सेट बना देना। तो ये सेकंड स्टेप एग्जैक्टली वही काम करने को कह रहा है। देन लेट C डैश इज इक्वल टू J0 से JM तक ये नया जो कैनोनिकल आइटम्स बन गए आफ्टर द यूनियन, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। The parsing actions for state I are constructed from JI in the same manner as in the last algorithm। कि जो हमने एल्गोरिथम LR के लिए देखा था उसी मैकेनिज्म के तहत हम इसके लिए ये कैलकुलेट करेंगे। If there is a parsing action conflict, अगर conflict आता है, the algorithm fails to produce a parser and the grammar is set to not to be LA LR1, then
द गो टू टेबल इज कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज। तो गो टू टेबल बहुत सिंपल है, ये उसका पेट स्टेप दिया हुआ, लेकिन अगर हम उसको समझना चाहें तो वो बहुत सिंपल है कि जो जो उसके आ रहे हैं सिंबल्स, मीन्स कि जे के अंदर I1 I2 जितने हमने सेट मर्ज किए हैं, देन द कोर्स ऑफ को टू IX को टू I2 are the same since I2 all have the same core. Let K be the union for all sets of items having the same core. Then go to JX is equal to K. तो वो जिन जिन पे जा रहा है उसी को हम ये एग्जैक्ट कर देंगे। अब हम इस चीज को अगेन देखते हैं जिसके अंदर हमने किया इस एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला स्टेप तो ये है कि कंस्ट्रक्ट करें सी को, तो दिस इज आवर सी इन दिस सिनेरियो जो कि ऑलरेडी हमने बिल्ड किया हुआ। इसके बाद हमने इन स्टेट्स को मर्ज कर दिया, I47 को, और ये इनकी एग्जैक्ट प्रोडक्शन लिख दी, I36 को मर्ज किया, और ये इनकी प्रोडक्शन जो इसका आइटम सेट है। अब इस आइटम सेट को हमने नाम दे दिया I36 का, और इसको हमने नाम दे दिया है I47 का, और सिमिलरली इसको हम कह रहे हैं I89, और ये 8 और 9 स्टेट्स को मर्ज करने के बाद हमने बनाया। सो दिस इज आवर प्रीवियस कैनोनिकल पार्सिंग टेबल। अब मर्ज करने के बाद जो हमारी स्टेट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी 10 स्टेट्स से 7 स्टेट्स के अंदर, यानी कि पहले हमारे पास 10 स्टेट्स इन टोटल, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि 3 स्टेट्स को हमने इसके अंदर जो है वो रिड्यूस कर दिया। सो दिस इज अचीवमेंट। अगर हमने 10:3 की रेशो से भी देखें तो एक मेजर ब्रेक थ्रू है इसके अंदर। तीन को हमने इसके अंदर से निकाल दिया। अब जो इसके अंदर कंबाइन किया है हमने चीजों को, तो वो बहुत सेम है कि अगर लेट्स सपोज जिस तरह हमने कंबाइन किया 4 और 7 को, तो 4 और 7 के ऊपर जो हमारे एक्शंस थे इन 3 डिफरेंट इनपुट सिंबल्स के लिए, सी डी एंड डैश के लिए, तो हमने 4 और 7 में इन तीनों को एक ही लाइन में लिख दिया। तो ये हमारा बेसिक एक सिंपल सा प्रोसीजर था। इसी तरह 0 से C पे पहले हम जा रहे थे सिर्फ S3 पे, अब हम क्या कर रहे हैं 0 से C के जरिए जो एक एक्शन परफॉर्म हो रहा था वो S36 पे, मीन्स के 3 और 6 दोनों पे, क्योंकि इन दोनों को 3 और 6 को हमने कंबाइन कर दिया। इसी तरह हमने यहाँ पे सारी चीजें जो शिफ्ट की हैं वो कंबाइन करके लिख दी। देन लास्ट में पहले हम जा रहे थे 3rd स्टेट से C के ऊपर 8 के लिए, और 6 स्टेट पे हम जा रहे थे C के लिए 9 के लिए। तो यहाँ पे हमने इन दोनों स्टेट्स को भी एक स्टेट में लिख दिया और 3 6 को भी कंबाइन कर दिया। बाकी हमारे पास चूंकि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आया नहीं जिसमें हमने गो टू स्टेट्स को चेंज करना पड़े। सो यहाँ तक जो थी हमारे पास वो LR पार्सिंग टेबल था, जो हमने एक नया LR पार्सिंग टेबल बनाया है उन स्टेट्स को रिड्यूस करके। तो इसमें हमारे पास जो अचीवमेंट है वो यही है कि हमने जो इसके अंदर LR बनाया है वो इस चीज को एड्रेस कर रहा है कि ये काम 7 स्टेट्स के साथ भी अंजाम दिया जा सकता है 10 स्टेट्स की बजाय। एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन of LR parsing tables. There are several modifications we can make to LR table construction algorithm to avoid constructing the full collection of LR1 items in the process of creating an LR parsing table. तो पहली चीज कि जो पहला स्टेप हमने इस मैटर के अंदर देखा, तो उसके अंदर हम सबसे पहले LR1 आइटम्स का पूरा कैनोनिकल सेट बनाते हैं इसके अंदर। तो अब हमने जो एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर देखते हैं कि ये भी एफिशिएंसी है कि हम पहले पूरा सेट बना रहे हैं बाद में इसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो हम ऐसा मैकेनिज्म क्यों ना अडॉप्ट करें कि डायरेक्ट ही रिड्यूस सेट बना दें, हम पहले उसको कंप्लीट सेट बनाए ही ना। तो फर्स्ट वी कैन रिप्रेजेंट एनी सेट ऑफ LR0 और LR1 आइटम्स बाय इट्स कर्नल। तो इसमें कर्नल की चीज हमने दैट इज जो कि एग्जैक्टली क्या है, बाय दोज आइटम्स दैट आर आइदर इन द इनिशियल आइटम और कैनोनिकल आइटम जो उसका नया है, जो कैनोनिकल LR का जिसके अंदर LR1 आइटम है, और दैट हैव द डॉट समवेयर अदर देन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बॉडी। मींस के उन तमाम चीजों को जिसके अंदर ये डॉट जो है वो बॉडी में किसी भी जगह पे हो उनको कंबाइन कर दें।
We can construct the LALR1 item kernels from the LR0 item kernels by a process of propagation and spontaneous generation of Luca heads. So if we have the LALR1 kernels, we can generate the LALR1 parsing table by closing each kernel using the function closure. तो हम उन तमाम कर्नल को सेम जो हमारा क्लोजिंग का मेथड है, जिसको हम कहते हैं कि प्रोडक्शन पूरी की पूरी हमने व्यू कर ली, अब हम उसको क्लोज करने जा रहे हैं, तो उसकी मदद से हम LALR1 कर्नल जो हैं पार्सिंग टेबल जो है वो उन कर्नल्स के लिए जनरेट कर सकते हैं. देन कंप्यूटिंग टेबल एंट्रीज बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनोनिकल LR पार्सिंग टेबल एल्गोरिथम एज इफ द LALR1 सेट्स ऑफ आइटम्स बाय कैनोनिकल LR आइटम सेट्स ऑफ ईच आइटम्स. बेसिकली काम सेम है. इसके अंदर हम पहले उनको जो ओरिजिनल एल्गोरिथम है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि पहले LR1 आइटम्स बना लिए, बाद में उसको कंबाइन कर दिया. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि पहले उनको कंबाइन कर रहे हैं कि जहां जहां भी प्रोडक्शन एंड हो रही है, और बाद में हमने उनको LALR1 जो टेबल है उसको बिल्ड कर लिया. स्ट्रेटेजी इज द सेम. कंपैक्शन ऑफ LR पार्सिंग टेबल्स. तो अब हम देखेंगे कि जो पार्सिंग टेबल हमने बनाया उनको कंपैक्ट किस तरह किया जा सकता है, उसकी थोड़ी स्ट्रेटेजीज को हम डिस्कस करेंगे. प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्लीमेंट करके नहीं देखेंगे, लेकिन हम डिस्कस करेंगे इन स्ट्रेटेजीज को कि जिनको यूज करके हम जो है किसी भी पार्सिंग टेबल को थोड़ा सा कंपैक्ट कर सकते हैं. अ टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्रामर विद 50 to 100 टर्मिनल्स and 100 productions on average may have an LALR parsing table with several hundred states. Means कि एक ऐसी ग्रामर, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्रामर जिसके 50 से 100 टर्मिनल्स हों और तकरीबन 100 ही इसकी प्रोडक्शंस हों. ऑन एवरेज हम इसको ले रहे हैं. तो इस सिनेरियो में जो हमारे पास LALR पार्सिंग टेबल की एंट्रीज होंगी या स्टेट्स जो उस पे हम यूज कर रहे होंगे वो सेवरल हंड्रेड पे चली जाती हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है. द एक्शन फंक्शन में इजीली हैव 20,000 एंट्रीज ईच रिक्वायरिंग एटलीस्ट 8 बिट्स टू एनकोड. तो इसको भी अगर हम 8 बिट्स मींस 1 बाइट इंटू 20,000 अगर हम करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 20K जो है. अगर हम उसको 1000 में देखें तो 1 इंटू 20 किलो बाइट्स जो हैं वो हमारे पास ये एक आ जाती है, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की किसी एक ग्रामर के लिए, किसी भी उसके लिए हम इसको, जिसके अंदर सिर्फ 50 to 100 टर्मिनल है. नॉर्मली अब जो आजकल लैंग्वेज है उसके अंदर इस तरह नहीं है. तो 20 किलो बाइट्स जो हैं वो जगह हमें सिर्फ इसके लिए ही चाहिए होंगे, इस बिट्स को एनकोड करने के लिए. On small devices, a more efficient encoding than a two-dimensional array may be important. तो हमने एक पार्सिंग टेबल के बाद हमने एक 2-dimensional array भी देखी थी, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास जगह जो है वो बहुत कम हो या स्पेस का कोई इशू हो, जिस तरह हमारी कम्पैक्ट डिवाइसेज हैं, मोबाइल डिवाइसेज और छोटे जो हमारे कैलकुलेटर्स हैं या इस किस्म की कोई भी डिवाइसेज जिनका स्पेसिफिक पर्पस ही कंप्यूटेशन है. तो वहाँ पे हमारे पास क्योंकि मेमोरी इतनी ज़्यादा वाफर मिकदार में मौजूद नहीं होती, तो वहाँ पे हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं. One useful technique for compacting the action field is to recognize that usually many rows of the action table are identical. तो इन कंपैक्टिंग टेक्निक्स को जो जिसमें से एक टेक्निक ये है कि हम एक्शन फील्ड को कंपैक्ट कर दें, तो ओवरऑल हमारा टेबल भी कंपैक्ट होगा जहां पे उनके एक्शंस जो हैं वो आइडेंटिकल हैं जिन जिन रोज के लिए. तो यही टेक्निक जब हम यहाँ पे लगाएंगे इस, तो जाहिर बात है जब हम उनको एंट्रीज को करेंगे तो 20,000 से कम होकर 16,000 तक रह जाएगी, और ऑब्वियसली इसी तरह उसकी स्पेस को हम रिड्यूस कर देंगे तो हमारा ये थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाएगा स्पेस वाइज. फॉर एग्जांपल स्टेट्स 0 and 3 हैव द आइडेंटिकल एक्शन एंट्रीज एंड सो डू 2 and 6. तो पहले हम 0 और 3 को देखते हैं, तो इनकी जो एक्शन है वो सेम है, S3 and S4, S3 and S4, और 2 और 6 के भी सेम है. So we can therefore save considerable space at little cost and time if we create a pointer for each state into a 2-dimensional array. Means कि अगर हम हर स्टेट के लिए एक 2-dimensional array जो है उसको वहां पे मर्ज कर लें इसके साथ,
तो हमारी जाहिर बात है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होगा। पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ से पॉइंटर की मदद से उस एरे में जाएगा, वहाँ से वैल्यूज पिक करेगा, फिर आकर देखेगा कि अच्छा इसकी एंट्री क्या है, इसमें डायरेक्ट वो काम कर रहा है। लेकिन उसकी वजह से हमारी जो स्पेस है वो थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है। ये तो अभी हमने सिर्फ 2 स्टेट्स को कंसिडर किया। अगर लेट्स सपोज जिस तरह हमने एग्जांपल में देखा कि मिनिमम जो है स्टेट्स वो 100 प्रोडक्शन के लिए सेवरल 100, मैं सपोज कर रहा हूँ कि 100 के लिए 700 स्टेट्स हैं। तो 700 स्टेट में से अगर हम 60 to 70 एंट्रीज को भी काम करते हैं तो एटलीस्ट 700 स्टेट से हम उसको जो है वो 500 और 450 तक ला सकते हैं ऑन एवरेज। आई एम टॉकिंग पॉइंटर्स फॉर स्टेट्स विद द सेम एक्शंस पॉइंट टू द सेम लोकेशन। तो इसके अंदर जो एक्शंस हैं मींस जिस तरह ये सिमिलर एक्शन है, 0 पे भी यही है सी के लिए, 3 पे भी यही है सी के लिए, तो इनको हम किसी एक टेबल में रखते हैं और तमाम की तमाम जो अब हमारी सिमिलर प्रोडक्शन हैं, जो सिमिलर स्टेट्स हैं, जो इसी एक्शन पे उस इनपुट सिंबल के लिए जा रही हैं, तो उसको हम सब एक ही जगह पे पॉइंट करते हैं बजाय उसको अलग-अलग मेंशन करने के। To access information from this array, we assign each terminal a number from 0 to 1 less than the number of terminals, and we use this integer as an offset from the pointer value for each state. ये इसकी एक टेक्निकल स्ट्रेटेजी है कि हम उसको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। In a given state, the parsing action for the ith terminal will be found I locations pass the pointer value for that particular states जिसको हम यूज कर रहे हैं इस मकसद के अंदर। So ये एक स्ट्रेटेजी थी। Further space efficiency can be achieved at the expense of somewhat slower parser by creating a list for the actions of each state. ये एक हमारी स्ट्रेटेजी थी जिसके अंदर हम उनको 2 डायमेंशनल एरे के साथ उन तमाम स्टेट्स को वहां पे मेंशन कर दें और उसकी एंट्री को हम वहां पॉइंट करने लग गए जो सिमिलर प्रोडक्शन थी, जो सिमिलर एक्शन था। सेकेंड इज कि हम एक लिस्ट क्रिएट कर दें फॉर द एक्शंस ऑफ ईच स्टेट, कि हर स्टेट के लिए हम एक लिस्ट क्रिएट कर दें जो जो एक्शन वो परफॉर्म कर रही हैं। तो लिस्ट की जो टाइप होगी, जो शक्ल होगी, वो कुछ इस किस्म की होगी कि टर्मिनल सिंबल और उसके रिलेटेड एक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम उस लिस्ट की बात करें तो हमारी स्टेट है किसी एक स्टेट के लिए, लेट्स सपोज 2 स्टेट के लिए जो लिस्ट है उसमें सी के लिए S6 और देन डी के लिए S7, इनके इस तरह की हम एक एंट्री कर दें 2 स्टेट के लिए। The most frequent action for a state can be placed at the end of the list, and in place of a terminal we may use the notation any, meaning that if the current input symbol has not been found so far on the list, we should do that action no matter what the input is. तो इस सिनेरियो को भी हम यूज कर सकते हैं इस सीन में। इसके हम अभी एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह हम एनी उसमें पुट कर सकते हैं। मोर ओवर एरर एंट्रीज कैन सेफली बी रिप्लेस्ड बाय रिड्यूस एक्शंस फॉर फर्दर यूनिफॉर्मिटी अलोंग अ रो। ये इसकी एक एग्जांपल है, ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है जिसके अंदर हम उसको एनी के साथ जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसी पासिंग टेबल की बात करें, फॉर स्टेट्स 0, 4, 6 एंड 7, कि इन 4 स्टेट्स के लिए हमारे जो एक्शन हैं आईडी और स्टार्टिंग प्रेंसिस के लिए वो सेम है। तो हम क्या कहते हैं कि सिंबल को हमने यहां पर लिख दिया कि आईडी ये इन 2 सिंबल्स के लिए और जो एक्शन हैं वो ये, बाकी किसी भी सिंबल के लिए हमने एरर वहां पे एंटर कर दिया कि बाकी हमें उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो एरर होगा। स्टेट 1 हैज अ सिमिलर लिस्ट, सिमिलर स्टेट 1 की जो है उसमें इस तरह हमने इसको कर दिया। इसी तरह बाकी तमाम स्टेट्स के लिए भी हमने ये कर दिया कि इसके अलावा मीन्स के हमें 0 और प्लस को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हम पहले सिनेरियो में तो हम इनको चेक करने के बाद डिसाइड करते थे कि यहाँ पे एरर है, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमने सिर्फ इन 2 को चेक करना और बाकी सब को हमने एरर डिक्लेयर कर दिया कि इसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो एरर होगा। यही प्रोसीजर हमने तमाम स्टेट्स के साथ रिपीट करना है।
So we can also encode the go-to table by a list, but here it appears more efficient to make a list of pairs for each non-terminal A. Each pair on the list for A is the form current state एंड नेक्स्ट स्टेट के जितने नॉन टर्मिनल्स हैं उन इसमें भी गो टू के लिए भी, जिस हमने एक्शन के लिए ये बात की सारी, अब यही सिनेरियो हम गो टू के लिए भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लिस्ट का सिनेरियो। लेकिन ये थोड़ा सा उससे सिंपल है क्योंकि इसमें हम सिर्फ जो होगा कि गो टू करंट स्टेट कि जो भी करंट स्टेट है, जो इनपुट्स जो नॉन टर्मिनल बाहर है उसके लिए हम किस स्टेट पे नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। तो ये हम एक छोटी सी इसमें उन स्टेट्स के लिए सिर्फ जिन पे ये एक्शन हो रहा है, मींस कि हमें बाकी को इनको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम ऑब्वियसली एरर एंटिटीज को मेंशन कर सकते हैं। इसकी मदद से भी हमारी जो पार्सिंग टेबल है वो थोड़ा कम्पैक्ट हो जाएगा और जो एरर है वो हम सब के सब जो है वो एक ही बॉक्स में शिफ्ट कर देंगे। इसको समझने के लिए कि ये क्या फिनोमिना है असल में, उसको हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी सी अगर आप उसको ज़हन में लाएं और उसको अपने याददाश्त को थोड़ा सा हिलाए जुलाएं, तो जावा के अंदर हम एक चीज यूज करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक। ये इसका इससे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो फिनोमिना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो स्ट्रेटजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बजाय कि हम एक एक एंट्री को हर दफा कंपेयर करें उससे हम बच रहे हैं। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ये होता है कि अगर ये तीन चीजें नहीं है तो बाकी सारा का सारा जो है वो एरर है, या कोई भी जो फंक्शन हम यहाँ पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं, एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। हमें वो चीज करने की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि स्विच, कि अगर ये केस हो तो ये कर दे, अगर ये केस हो तो ये कर दे, अगर ये हो तो ये कर दे, ये हो तो ये कर दे, ये हो तो ये कर दे। मीन्स के 50 केस हमें उसमें करने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ उन चीजों को डील करना है, उन केसेस को डील करना है जो कि इस कंडीशन के अंदर आते हैं। बाकी सबको हम इग्नोर करते हैं, उसको सिंपल एक एनी की फील्ड में, जिसका हमने एनी की एक फील्ड डिसाइड की हर स्टेट सिमिलर स्टेट के लिए जिनके एक्शन सिमिलर हैं, तो उसको एनी में डाल के उसको हम वहां पे एडजस्ट कर लेंगे। So this technique is useful because there tend to be rather few states in any one column of the go-to table. The reason is that the go-to on non-terminal A can only be a state derivable from a set of items in which some items have A immediately to the left of a dot. तो ये इसकी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि वो टेबल एक कंपैक्ट हो सकता है। रीजन को एक दफा दोबारा देख लें कि गो टू ऑन नॉन टर्मिनल ए, किसी भी नॉन टर्मिनल ए के लिए गो टू जो है कैन ओनली बी अ स्टेट डिराइवेबल फ्रॉम अ सेट ऑफ आइटम्स इन विच सम आइटम्स हैव ए इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ अ डॉट। जाहिर बात है जिसमें इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ अ डॉट के बाद होगा उसी भी तो हम मूव करेंगे, बाकी भी तो हमें मूव कर ही नहीं सकते, हमें वहां जाने की जरूरत भी नहीं है और ना ही हमें हमारा ओरिजिनल टेबल है वो अलाउ करता है। So no set has items with x and y immediately to the left of a dot if x is not equal to y. तो x and y जिसमें immediately नहीं आ रहे डॉट के, अगर x जो है वो y के इक्वल नहीं है, thus each state appears in at most one go to column. तो हर स्टेट जो है वो कम से कम जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो किसी एक गो टू में ही अपीयर हो सकती है, बार बार जो है उसको हम यूज नहीं करेंगे। मींस जिस तरह इस टेबल के अंदर हम जो थर्ड स्टेट है वो 3 डिफरेंट जगह पे यूज कर रहे हैं, 3 डिफरेंट स्टेट्स के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे कि सपोज हम अगर इसको समझने के लिए कि 0, 4 and 6 जब भी जाएं F के ऊपर तो वो सिर्फ एक जो स्टेट है यानी कि 0, 4, 6 F के ऊपर किस पे मूव कर सकते हैं, गो टू पे 3 पे। इस किस्म की एक लिस्ट बन जाएगी कि फॉर F के लिए हर इनपुट सिंबल के लिए F के लिए इन स्टेट्स के ऊपर हम 3 पे मूव कर सकते हैं।
बजाय इसके कि हम उसको एक एक चेक करेंगे, तो एफ के लिए हम किस पे मूव कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते, हर स्टेट को चेक करें, हम सिर्फ इसको चेक करेंगे किन स्टेट के जरिए मूव कर सकते हैं। अगर ये स्टेट हमारे पास आ गई तो हम उनको मूव कर देंगे, अदरवाइज हम उसको मूव नहीं करेंगे। सो टुडे वी सी, आज हमने जो चीजें देखी हैं, वी सॉ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्सिंग टेबल, दैट इज LALR पार्सिंग टेबल, कि हमने LALR पार्सिंग टेबल को स्टडी किया और उसको देखा कि इसको हम किस तरह बिल्ड कर सकते हैं LR1 जो कैनोनिकल आइटम्स है उनको यूज करते हुए। उसके अंदर हमने स्ट्रेटेजी देखी, वो ये थी कि जो LR1 के कैनोनिकल आइटम्स थे उनको बेसिकली हमने कंपैक्ट कर दिया, उनको ज्वाइन कर दिया, उनका यूनियन ले लिया, और उनको यूनियन लेके हमने उसको क्या किया, जो सिमिलर कोर्स थी उनको एक स्टेट, उन तमाम स्टेट्स को एक स्टेट में मर्ज कर दिया, आपस में मर्ज करके एक स्टेट बना दी, और जो उनके नेक्स्ट इनपुट सिंबल से जो सेकेंड कंपोनेंट था उसको हमने इकट्ठा करके उसमें लिख दिया। मेन से कोर एक ही जगह लिख दी और उनके जो डिफरेंट सिंबल इनपुट सिंबल से उनको हमने एक जगह लिख दिया, तो वो एक नई स्टेट बन गई। देन हमने जो चीज देखी वो ये देखी कि एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन ऑफ LALR पार्सिंग टेबल की स्ट्रेटेजी, कि हमने LALR पार्सिंग टेबल की एफिशिएंटली कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है वो उसके कर्नल से करनी शुरू कर दी। और कर्नल क्या चीज है कि जो ऐसी प्रोडक्शंस जिनके अंदर जो डॉट है, दैट आर आइदर द इनिशियल आइटम के जो उसके स्टार्ट में डॉट आ रहा हो, और वो प्रोडक्शंस जो जिसके साथ इनपुट सिंबल हो लेकिन उनमें डॉट मौजूद हो, तो उसको हम इकट्ठा करके एक जगह लिखते हैं। और इसी तरह LALR1 के जो तमाम कर्नल आइटम्स हैं उनको हम जो है वो डिडक्ट कर लें प्रोपेगेशन के जरिए, कभी एक एक दफा चेक करके सब में से निकाल लें। देन हमने कंपैक्शन ऑफ LALR टेबल देखा। कंपैक्शन के अंदर जो पहली स्ट्रेटेजी थी वो कंपैक्टिंग द एक्शन फील्ड से, कि जो एक्शन फील्ड्स हैं उनको कंपैक्ट कर दें, और जो दूसरी स्ट्रेटेजी थी वो एक लिस्ट बेस्ड थी, कि अ लिस्ट ऑफ फॉर द एक्शंस ऑफ ईच स्टेट, कि हर स्टेट के लिस्ट ऑफ एक्शंस को हम क्लियरली अलहदा से लिख लें, उसमें दोनों के लिए, एक्शन के लिए और गो टू, क्योंकि हम किसी भी LR पार्सिंग टेबल के अंदर दो डिफरेंट फंक्शंस ही मोस्टली यूज करते हैं, एक्शन एंड गो टू। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।